मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह युग शायद मानव इतिहास का सबसे दिलचस्प युग है और फिर भी कोई इस बारे में बात नहीं करता कि इसे इतना अनोखा किसने बनाया। एक ऐसे समय में जब सीमाएं और देशों के नाम आज के जैसे स्थिर होने लगे थे और तकनीक कुछ हद तक आधुनिक और पहचानी जाने लगी थी, उस समय की दुनिया को हमसे पूरी तरह अलग बनाने वाली एक चीज थी और वह यह थी कि कोयला हर जगह मौजूद था। यह रोजमर्रा की जिंदगी में अटूट रूप से जुड़ा हुआ था और फिर अचानक यह गायब हो गया और यह कहानी है कि ऐसा कैसे हुआ। स्टीम इंजन ने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। पुराने समय के शिल्प जैसे कताई और बुनाई को स्वचालित करने की क्षमता के कारण कई लोग जो पहले गांवों में आरामदायक जीवन जी रहे थे, अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और अचानक खुद को बिना नौकरी व आय के पाया। सौभाग्य से शहरों में नए काम तेजी से पैदा हो रहे थे, इसलिए ये लोग काम की तलाश में वहां उमड़ पड़े और उन सभी में से हर कोई जो भी वहां पहुंचा, उसने जो देखा उससे जरूर हैरान रह गया होगा। स्टीम इंजन के काम करने के तरीके की वजह से जितने बड़े वे होते थे, उतनी ही कुशलता से वे कोयला जलाते थे, जिससे बड़े बड़े कारखाने बनाने की प्रेरणा मिलती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन विशाल संरचनाओं और उनसे निकलते धुएं को शहर की क्षितिज पर देखना कितना अद्भुत और पागलपन भरा दृश्य रहा होगा। लेकिन अब से यही उनका घर था। एक बार नौकरी मिलने पर एक मजदूर जल्दी जान लेता कि हर उत्पादन प्रक्रिया को उसके बुनियादी कार्यों में बांट दिया गया। अचानक वे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन संतोषजनक काम करते हुए बिताया था, मशीन के एक पुर्जे में बदल गए और पूरे दिन एक ही दोहराए जाने वाले काम को करते रहे, जिसे घड़ी द्वारा नियंत्रित किया जाता था। और इन लोगों में से कई के लिए समय की अवधारणा खुद एक बिल्कुल नई चीज थी। खासकर यह विचार कि यह तय करता है कि आप कब सोएंगे, कब जागेंगे, कब खाएंगे और कब काम पर जाएंगे या लौटेंगे। ये वे पाबंदियां जिनका पहले कभी सामना नहीं किया गया था। एक और नया विकास था, रोशनी। आज जिसे हम सामान्य मानते हैं, रात में रोशनी मानव इतिहास में केवल अमीरों के लिए संभव थी, बहुत महंगी थी। लेकिन 1800 के दशक में कोयले की गैस लाइटों के आगमन और प्रसार के साथ फैक्ट्रियों को रात में इतनी तेज रोशनी से जगमगाया गया कि देखने वालों ने उनकी तुलना महलों से की। इस नई तकनीक के साथ कुछ फैक्ट्रियों ने 24 घंटे काम करने का प्रयोग शुरू कर दिया, जिससे मजदूरों को फायदा हुआ क्योंकि उनकी रोजाना की शिफ्ट 16 घंटे से घटकर सिर्फ 12 घंटे रह गई। हाँ, जब मैंने कहा कि वे पूरा दिन काम करते थे तो मेरा मतलब यही था। काम के बाहर कोई जीवन वास्तव में अस्तित्व में नहीं था। यह सामाजिक परिवर्तन अचानक और व्यापक था। श्रम शोषण को रोकने के लिए कोई कानून नहीं थे। जहां तक कानून की बात थी, वह अब भी मध्ययुगीन था। इसका परिणाम उद्धरण के अनुसार व्यक्तिगत गतिविधि और समय पर अब तक किसी भी पूरे वर्ग पर लगाए गए सबसे कड़े दैनिक प्रतिबंध। यह बताना मुश्किल है कि जिन लोगों ने पहले स्वतंत्र और स्वायत्त जीवन जिया था, उनके लिए इस तरह पूरी तरह से नियंत्रित होना कितना बड़ा झटका रहा होगा। लेकिन शहर में काफी समय तक रहने के बाद उन्होंने बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए और जो बच्चे इस औद्योगिक व्यवस्था में पैदा हुए, उन्हें पृथ्वी पर जीवन के 3 से 4 साल के भीतर रोजगार मिल गया, जब वे सिर्फ 3 से 4 साल के थे। और ये छोटे बच्चे सिर्फ वयस्कों वाले काम ही नहीं कर रहे थे। मशीनों की अनूठी बनावट के कारण उनके छोटे शरीर वहां पहुंच सकते थे जहां पूरी तरह से विकसित लोग नहीं पहुंच सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कई नौकरियां विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाई गईं। इसके अलावा नियोक्ताओं ने पाया कि उन्हें कम वेतन दिया जा सकता है और उन्हें अनुशासित करना भी आसान था। कुशलता के नजरिए से देखा जाए तो वे कई मायनों में आदर्श श्रमिक थे। यह तरीका कोयला खदानों तक भी फैल गया, जहां छोटे छोटे सुरंगें खोदी जाने लगीं, जिन्हें केवल बच्चे ही इस्तेमाल कर सकते थे। और इन सुरंगों में जो शोषण होता था, उसकी तुलना में फैक्ट्रियों में बाल श्रम, धूप और इंद्रधनुष जैसा लगता था। यह उदाहरण आपके मन में एक हॉरर फिल्म जैसी छवि उत्पन्न करेगा। कुत्तों की तरह गाड़ी में जंजीरों, बेल्टों और हार्नेस से बंधे हुए, अपने हाथों और पैरों के बल रेंगते हुए, अपने पीछे भारी बोझ घसीटते हुए। अंधेरे में हो रहा था, केवल एक मशाल से रोशन, और खदान की सुरंग में वे सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। और आप सोच रहे होंगे, उनके माता पिता ने उन्हें इसमें क्यों भेजा? असल में जिन वयस्कों ने अपने बच्चों को काम पर भेजा, वे इससे बेहतर जानते ही नहीं थे। बात यह है कि बच्चों ने हमेशा से मानव इतिहास में काम किया है, जैसे कि खेतों में मदद करना या कपड़े धोना। इस तरह छोटे छोटे तरीकों से परिवार में योगदान देना। आपको यह समझना होगा कि उस समय कोई शिक्षा प्रणाली नहीं थी जो बच्चों को काम के लिए तैयार कर रही हो। वे बस सीधे काम करना शुरू कर देते। लेकिन अब इस औद्योगिक दुनिया में किसी के लिए वास्तव में योगदान करने का एकमात्र तरीका था आर्थिक रूप से, यानी किसी नियोक्ता के लिए काम करना।
तो उन्हें घर पर बैठाने के बजाय उन्होंने उन्हें फैक्ट्री सिस्टम में भेज दिया, बिना यह समझे कि वे उन्हें किस तरह की जिंदगी से वंचित कर रहे हैं। यह औद्योगिक श्रमिकों का नया वर्ग, जो अपनी जड़ों से उखड़ा हुआ और परंपरावादी था, उच्च वर्गों के लिए एक चिंताजनक दृश्य था, जिन्हें पूरा विश्वास था कि वे, उदाहरण में कहें तो आचरण, रोजगार और अधीनता के मामले में एक नई नस्ल के प्रकट होने के साक्षी बन रहे हैं। और एक तरह से वे सही भी थे। इन घनी आबादी वाले शहरों में पार्क या हरियाली के लिए जगह नहीं थी और प्रकृति की यह अनुपस्थिति महसूस की जाती होगी। यहाँ तक कि आखिरी प्राकृतिक सहारा, सूरज भी कभी कभी आकाश से ओझल हो जाता था, क्योंकि काले कोयले के धुएं का भारी गुब्बार उसे ढक लेता था। एक अखबार ने एक बार रिपोर्ट किया था कि लोग मुश्किल से 2 गज की दूरी से भी दिखाई देते थे। काले कोयले की कालिख ने हर सतह को ढक लिया था, सड़कें, इमारतें और कपड़े, जिससे किसी भी तरह की सफाई बनाए रखना लगभग असंभव हो गया था, बशर्ते आप अमीर न हो। फिर भी आपके सामने मुश्किल से कुछ दिखाई देने के बावजूद यह दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ने लगी थी, क्योंकि औद्योगिक युग का एक और चमत्कार ब्रिटेन को बदलने लगा था, भाप इंजन। 1852 तक पूरे देश में 6600 मील लंबा रेलवे नेटवर्क फैला था। अब लोग एक ही दिन में प्रमुख शहरों के बीच यात्रा कर सकते थे, जो एक चमत्कारी प्रगति थी। लेकिन कुछ लोगों को पता था कि इस जीवन में कुछ गहराई से गलत है, इसलिए वे अपने रोजमर्रा के अस्तित्व को किसी सपने के लिए बचत करते हुए बिताते थे। एक ऐसे देश के लिए एक तरफा टिकट जो कभी क्राउन की कॉलोनी हुआ करता था, एक ऐसी जगह जहां स्वतंत्रता और रोमांच का वादा समुद्र पार गूंजता था, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन भयानक, नियंत्रित और भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए खुले प्राकृतिक वातावरण, रोमांच और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता से भरी जगह का वादा कितना आकर्षक लगता होगा, जैसे कि वे उस पुराने जीवन की ओर लौट रहे हों जिससे वे खुद को वंचित महसूस करते थे। लेकिन इस मामले में एक ही समस्या थी। जैसे जैसे राज्यों की स्थापना होती गई, वे पश्चिम की ओर विस्तार करते। भूमि अधिग्रहण के बीच उन्होंने सर्वेक्षण किया कि वहां कौन से संसाधन हैं, और जो उन्होंने पाया वह अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी, जैसे इंग्लैंड में हुआ था। आपने सही पहचाना, उन्होंने कोयला पाया। जहां ये भंडार स्थित थे, उसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत एक छोटे से व्यापारिक गांव पिट्सबर्ग से हुई, जो क्रांतिकारी युद्ध के दौरान बढ़ता गया। और उस युद्ध के समाप्त होने के केवल 8 साल बाद, जब वहां की आबादी 376 थी, शहर ने औद्योगिक प्रगति का एक ऐसा मुकाम छू लिया जो उस समय दुनिया के कुछ ही स्थानों ने हासिल किया था। अपनी पहली प्रदूषण शिकायत दर्ज की। अगले कुछ वर्षों में यह ईंधन प्रधान उद्योगों जैसे कांच और लोहा निर्माण के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गया। 1817 तक यहाँ की आबादी 6000 हो गई थी और 250 से अधिक फैक्ट्रियां थीं। ब्रिटिश शहरों की तरह ही आगंतुकों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि धुएं के कारण शहर उदास हो गया है और सूरज की रोशनी रुक रही है। और सिर्फ 20 साल बाद पिट्सबर्ग पश्चिमी गोलार्ध की स्टीम राजधानी बन गया। लेकिन यह औद्योगिक घटना अलग थलग हो रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य हिस्सों में क्रांति रुकी हुई थी, लेकिन यह सब बदलने वाला था, क्योंकि पूर्वी तट के शहर भी वही समस्या झेलने लगे थे जिसका सामना लंदन ने 2 शताब्दी पहले किया था। वे लकड़ी जला रहे थे कि पेड़ कम हो गए, जिससे कीमतें बढ़ीं और कोयला व्यवहार्य विकल्प बन गया। लेकिन इसमें एक समस्या थी, आवश्यक परिवहन ढांचा मौजूद ही नहीं था। इंग्लैंड के विपरीत वे बस तटरेखा के साथ नाव नहीं चला सकते थे। सारा कोयला अंदरूनी इलाकों में था और उसे तट तक लाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने एक और रास्ता अपनाया, जिस पर अंग्रेजों ने भी प्रयोग किया था, नहरों का। देश भर में बड़े बड़े खुदाई परियोजनाएं शुरू हो गई, जिनसे शहरों को समृद्ध कोयला भंडारों से जोड़ने वाले रास्ते बने। और जब तकनीक उपलब्ध हुई तो ब्रिटिश नवाचार सामने आने लगा। रेलवे, जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ा, वे कोयला व्यापार से इतने घनिष्ठ रूप से जुड़ गए कि उन्हें एक ही उद्योग माना जाने लगा। अब जब आधारभूत संरचना तैयार हो गई थी, तो इन मार्गों के साथ नए शहर उभरने लगे, जैसे माइनर्सविल, न्यूकैसल और पोर्ट कार्बन। पोर्ट कार्बन की शुरुआत एक परिवार से हुई थी, लेकिन सिर्फ 1 साल में आबादी 900 से अधिक हो गई। इस बिंदु पर कहना सुरक्षित है कि सभ्यता के लिए केवल 2 चीजें आवश्यक थीं, कोयला और पानी। और अब जब संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख शहरों में ये दोनों चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं, तो अगले कुछ दशकों यानी 1835 से 1855 के बीच अमेरिका उसी स्थिति में आ गया जिससे इस वीडियो की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक शहरों की ओर बड़े पैमाने पर जनसंख्या का प्रवास हुआ।
इस बिंदु तक देश इतना औद्योगिकृत हो चुका था कि वे कुछ ऐसे सामान बना रहे थे जिन्हें अंग्रेज सराहते थे, लेकिन आर्थिक सफलता पूरे देश में समान रूप से वितरित नहीं थी। कोयला और उससे जुड़ी हर चीज ने औद्योगिक उत्तर और कृषि आधारित दक्षिण के बीच एक स्पष्ट आर्थिक विभाजन उजागर किया, जो दास आधारित निर्यातक बागानों पर निर्भर था। ये तनाव अंततः गृह युद्ध में फूट पड़े। यहीं पर हम वास्तव में पहली बार कोयले से संचालित युद्ध की झलक देख सकते हैं। रेलवे को सैन्य उपयोग के लिए अपनाया गया, जिससे मोर्चे पर सैनिकों और हथियारों की आपूर्ति संभव हुई, जिससे युद्ध और भी बड़े और खूनी हो गए। बड़े पैमाने पर लोहा कारखानों के उपयोग ने एक नए प्रकार के जहाज आयरनक्लैड के युद्ध परीक्षण को भी संभव बनाया। यह इस बात का भी प्रदर्शन था कि युद्ध में औद्योगिक बढ़त कितनी निर्णायक हो सकती है। उत्तर के पास फैक्ट्री उत्पादन में 10 गुना, हथियार उत्पादन में 32 गुना और कोयले में जबरदस्त 28.1 की बढ़त थी। अब सब कुछ साफ हो गया था। संघर्ष के अंत तक 6,000 अमेरिकियों की मौत हो चुकी थी, जो मानव इतिहास का सबसे घातक गृह युद्ध था। और यह तो बस आने वाले समय की शुरुआत थी। गृह युद्ध के बाद अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में लगातार आगे बढ़ता रहा और विकास करता रहा, अधिक से अधिक खनन करता गया और अंततः कोयले के राजा ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए उसे उसके सिंहासन से हटा दिया। 1890 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वी का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया और 1900 तक अंतर इतना बढ़ गया कि कोयला देश की आर्थिक शक्ति की नींव बन गया और कोयला उत्पादन में ब्रिटेन के नीचे वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर एक उभरती हुई औद्योगिक शक्ति थी जिसका नाम जर्मनी। लेकिन कुछ लोग अब तंग आ चुके थे। अगले दशक भर में कोयले के इर्द गिर्द सबसे बड़ी कहानी वास्तव में प्रदूषण से लड़ने के लिए एक शुरुआती आंदोलन की थी, लेकिन यह उन कारणों से नहीं था जैसा आप सोच सकते हैं। 1842 में एक सनसनीखेज रिपोर्ट में पाया गया कि मैनचेस्टर के श्रमिक वर्ग में जन्मे बच्चों के 5 साल की उम्र से पहले मरने की संभावना 77% से अधिक थी, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा केवल 17 वर्ष रह गई थी। ग्रामीण इलाकों के गरीबों की औसत आयु 28 वर्ष थी। अब यह स्पष्ट हो गया था कि शहर का जीवन लोगों को, खासकर गरीबों को, मार रहा था, लेकिन समाज इसे नकार रहा था। इस समय तक शहरों में धुएं को सभ्यता की विशेषता माना जाता था। इसके बिना जीवन असंभव लगता था। कुछ सिद्धांत मान रहे थे कि धूप की कमी से मौतें हो रही हैं, लेकिन इसे मापने के आदिम तरीके होने से कोई कारण संबंध स्थापित नहीं हो सका। तर्क दिए जा रहे थे कि धुआं फेफड़ों को शुद्ध करता है और उन्हें बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। इसी कारण पहला वास्तविक प्रदूषण विरोधी आंदोलन वैज्ञानिक समुदायों के पुरुषों से नहीं, बल्कि उनके घरों और उनमें रहने वाली महिलाओं से उभरा। उस समय जब घरेलू जिम्मेदारियों को महिलाओं का काम माना जाता था, अपने घर, भोजन और परिवार को साफ रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। जैसा कि पहले बताया गया था, धुएं की कालिख हर जगह थी और अब इसे एक समस्या के रूप में देखा जाने लगा था। जल्द ही महिलाओं ने समूह बनाना शुरू किया और इस मुद्दे पर खुलकर बोलने लगी, जिससे आगे चलकर म्युनिसिपल हाउसकीपिंग मूवमेंट की शुरुआत हुई। लेकिन क्योंकि वे महिलाएं थीं और अक्सर विशेषाधिकार प्राप्त महिलाएं थीं, इसलिए उनकी स्वच्छ हवा की मांग को भावुकता से भरा हुआ और गंभीरता से न लेने योग्य समझा गया। पिट्सबर्ग में उन पर आमतौर पर अपने स्वास्थ्य की बजाय अपनी रंगत की रक्षा करने की इच्छा रखने का आरोप लगाया जाता था, लेकिन ये महिलाएं वास्तव में मैदान में उतरकर काम कर रही थीं। उन्होंने इंजीनियरों के साथ मिलकर ऐसी तकनीकों की खोज की जो आग को कुशलता और स्वच्छता से जलाती थीं, और मतदान का अधिकार न होने के बावजूद उन्होंने घने धुएं पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानूनों के लिए सफलतापूर्वक पैरवी की। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला उद्योग को पैरवी में पछाड़ना आसान काम नहीं है। यह प्रदूषण विरोधी आंदोलन केवल एक स्थिर और शांतिपूर्ण समाज में ही काम कर सकता है। चूंकि अब कोयला पूरी तरह से युद्ध से जुड़ चुका था, इसलिए अगर बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ जाता तो इन सभी ऊंचे आदर्शों को एक तरफ रखना पड़ता, और ठीक यही हुआ। 1914 में एक युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में इसे एक और बालकन युद्ध माना गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में यह अपरिचित और मानव इतिहास के लिखित रिकॉर्ड में अभूतपूर्व चीज में बदल गया। एक विश्व युद्ध कुशलता पर केंद्रित फैक्ट्री प्रणाली के अनुरूप नेपोलियन युग की रंग बिरंगी वर्दियां अब अतीत की बात हो गई थीं। जर्मन टुकड़ियां उदास एक रंगी ग्रे रंग की कतारों में फ्रांस और रूस में मार्च करती, रास्ते में रेल लाइनें बनाती गईं, जैसे जैसे वे दुश्मन की सीमा में और आगे बढ़ती गईं।
अमेरिकी गृह युद्ध के आयरन क्लैड जहाजों ने नौसेनाओं को आधुनिकीकरण के लिए मजबूर किया, धातु से बने जहाजों की दिशा में आगे बढ़ाया, जिसका चरम विशाल ड्रेडनॉट युद्धपोत के रूप में सामने आया। मशीनगनों ने युद्ध के मैदान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। तोपखाने के हथियार आकार, दूरी और कैलिबर में बढ़ गए। कीचड़, गोलियों और कांटेदार तारों की मांस की चक्की था। बाद में अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि जर्मन साम्राज्य खून और लोहे से कम, कोयला और लोहे से अधिक बना, और इसके पीछे एक बहुत खास वजह है। कोयला केवल ईंधन उत्पादन और परिवहन के लिए नहीं था, इसके हाइड्रोकार्बन रासायनिक उद्योग के एक बड़े हिस्से में इस्तेमाल किए जाते थे। युद्ध के मैदान पर सबसे घातक हथियार पूरी तरह से कोयले से बने उत्पाद थे, ठीक वैसे ही जैसे अस्पतालों में लाखों सैनिकों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं और कीटाणुनाशक भी। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास के युद्ध की तुलना में कोयले पर अधिक निर्भर था, और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका का कोयला दैत्य अंततः युद्ध में घसीटा गया और उत्पादन युद्धकालीन मांग को पूरा करने के लिए आसमान छू गया। इससे अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी कोयला कमी हो गई। स्थिति इतनी खराब थी कि 1917 से 1918 की सर्दियों के दौरान कुछ स्कूलों को कई हफ्तों तक बंद करना पड़ा, क्योंकि ठंड से निपटने में असमर्थता थी। जब कोयला उपलब्ध होता था तो उसे राशन में बांटा जाता था। बिजली के कई उपयोग जैसे बाहरी रोशनी या तीसरी मंजिल से नीचे लिफ्ट का इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए थे, और सबसे कुख्यात रूप से दिन के उजाले की बचत डेलाइट सेविंग्स टाइम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया, ताकि सूरज की रोशनी का बेहतर उपयोग किया जा सके। युद्ध के अंत तक मौतों की संख्या, विशेष रूप से नागरिकों की, अनुमान काफी भिन्न हो सकता है। इसके बावजूद ये दोनों संख्याएं 100 साल से अधिक समय बाद वास्तव में समझ से परे हैं। सैन्य और नागरिक हताहतों को मिलाकर अनुमानित संख्या न्यूनतम 1.5 करोड़ और अधिकतम 4 करोड़ है। यही है औद्योगिक युद्ध की असली ताकत है। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को शांति नहीं मिली। अन्य श्रमिकों की तरह खनिक भी युद्ध से एक अधिक न्यायपूर्ण दुनिया की उम्मीद लेकर लौटे थे, पर उन्हें वैसा कुछ नहीं मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि देश अभूतपूर्व श्रमिक अशांति के दौर में प्रवेश कर गया। अमेरिका का कोयला खनिकों के साथ श्रम संबंधों का इतिहास हमेशा ही अस्थिर रहा है। शुरुआत से ही ये सबसे खूनी रहे हैं। अक्सर हड़तालों का सामना पिटाई, गोलीबारी और निहत्थे नागरिकों के नरसंहार से भी हुआ। कुछ मामलों में तो यह सब संयुक्त राज्य राष्ट्रीय गार्ड के हाथों हुआ। इससे देश की सबसे पुरानी श्रमिक यूनियन UMW का पुनरुत्थान हुआ, जिसने 1933 में इतिहास रच दिया, जब उसने खनिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक अनुबंध हासिल किया, जिसमें वेतन वृद्धि, कम कार्य घंटे, सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा जैसी चीजें शामिल थीं। ये अमेरिका में ऐतिहासिक जीतें थीं, जिन्होंने न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी श्रमिक आंदोलन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। UMW के नेता जॉन एल लुइस थे, जिन्हें आम मेहनतकश लोगों के लिए एक नायक माना जाता था, और आने वाले वर्षों में उनके समर्थकों से भरे पूरे स्टेडियम उनके लिए जयकार करते थे। वास्तव में यह माना जाता था कि वे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अमेरिकियों की नजर में वे बहुत लालची हो गए थे। कोयला खनिक देश के सबसे अच्छे वेतन पाने वाले औद्योगिक श्रमिकों में शामिल थे। फिर भी उन्होंने और अधिक के लिए हड़ताल की, जिससे हर हड़ताल से राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कमी हुई और कीमतें बढ़ी। आप कल्पना कर सकते हैं कि समय के साथ यह बात अमेरिकियों को खटकने लगी, और आखिरी सीमा तब पार हो गई जब एक हड़ताल उस समय हुई जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में गहराई तक डूबा हुआ था। एक ऐसा युद्ध जिसे पहले की तरह युद्ध प्रयास के लिए कई आवश्यक वस्तुएं बनाने के लिए कोयले की जरूरत थी। इस कदम को गहराई से गैर अमेरिकी और तोड़फोड़ के समान माना गया, और युद्ध के अंत तक जॉन एल लुइस खुद को अमेरिका के सबसे नफरत किए जाने वाले सार्वजनिक व्यक्तियों में सबसे ऊपर पाते हैं। शिखर से गिरावट की कहानी, और उनकी हर हड़ताल के साथ कुछ और होने लगा। ऊर्जा बाजार का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे कोयले के सीधे प्रतिस्पर्धी तेल की ओर शिफ्ट होने लगा। यह भी मुख्य रूप से इस वजह से था कि आधुनिक दुनिया अब कोयले की तुलना में तेल के साथ अधिक अनुकूल होती जा रही थी। पुराने समय में जब दुनिया में गाड़ियां, ट्रेनें और जहाज थे, तब कोयला ले जाना सुविधाजनक था, क्योंकि उसे लाद दिया जाता था। लेकिन 1900 के शुरुआती वर्षों में तेल के परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा था। पाइपलाइनें और ऑयल टैंकरों का इस्तेमाल बढ़ा, जिससे तेल सस्ता हो गया और उसे ले जाने के लिए कम श्रमिकों की जरूरत पड़ी। ऑटोमोबाइल ने कोयले की स्थिति को मुश्किल बना दिया।
अगर आप 1924 में किसी कोयला उद्योग के विश्लेषक से पूछते कि क्या उन्हें लगता है कि कारें कोयले के लिए अच्छी होंगी या बुरी, तो वह आप पर हंसते और कहते कि निश्चित रूप से यह अच्छा होगा, क्योंकि उस समय यह मान लिया गया था कि कारें कोयले पर ही चलेंगी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऐसा नहीं हुआ और ये तेल पीने वाली मशीनें हर जगह बड़ी संख्या में दिखने लगी, जिसकी कहानी मैंने वास्तव में इस चैनल पर पहले भी बताई है। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो लिंक विवरण में दिया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी लगभग सभी ट्रेनें तेल पर ही चल रही थी। कोयले का उपयोग कम हो रहा था। युद्ध के दौरान कोयला अभी भी अमेरिका की कुल ऊर्जा खपत का लगभग आधा था, लेकिन फिर यह अपनी कुल मात्रा और प्रतिशत में गिरने लगा। 1955 तक यह गिरकर देश की कुल ऊर्जा खपत का केवल 29% रह गया था। लेकिन किसी भी तरह से यह कोयले का अंत नहीं था। यह तो बस व्यापार के एक नए चरण की शुरुआत थी, जिसमें यह वस्तु समाज के मुख्य मंच से हटकर पर्दे के पीछे चली गई, नजरों से दूर, लेकिन दिमाग से बिल्कुल नहीं।